दोस्तों नमस्कार। आज एक बेहद दुखद खबर के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके के बैसारन घाटी में पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमला हुआ है। हमले की जिम्मेदारी बताया जाता है कि लश्कर ए तैयबा ने ली है और वहां पर 2 दर्जन से ज्यादा पर्यटक हताहत हुए हैं, उनकी जान चली गई है। जिनकी भी जान गई है, सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने के लिए हम इतना आत्मबल मिले इसकी कामना करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिविलियन को निशाना क्यों बनाया गया? अब कश्मीर पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। केंद्र सरकार के हाथ में कश्मीर की कानून व्यवस्था है। धारा 370 के सेक्शन बी को निष्प्रभावी किया जा चुका है और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सिविलियन के ऊपर 1 साल के अंदर यानी 10 महीने के अंदर ये तीसरा अटैक देखने को मिला है। इसके पहले 9 जून को शिवखोरी के शिव मंदिर से लौट रहे पर्यटकों की बस पर हमला हुआ, जिससे बस खाई में जा गिरी, 9 लोग मर गए। उसके बाद 20 अक्टूबर को प्रवासी मजदूर और एक डॉक्टर गांदरबल इलाके में आतंकी हमले में जान गंवा बैठे। 7 से ज्यादा लोग मारे गए थे और आज पर्यटकों के ऊपर 2 विदेशी पर्यटक भी उसमें हैं। एक इजराइल के, एक इटली के बताए जाते हैं। सवाल यह है कि आतंकी हमले किसके ऊपर कर रहे हैं और क्या इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार फिक्स करेगी? क्या सख्ती से निपटा जाएगा? क्या पाक प्रायोजित इस आतंकवाद को सख्त संदेश दिया जाएगा सरकार की तरफ से? पूरा देश यही चाहता है। यहाँ कोई दलीय प्रतिबद्धता किसी दल की नहीं होनी चाहिए, किसी धारा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकी हमला है और यहाँ पूरा देश एक दल की तरह, एक देश की तरह सोच रहा है। तो इस हमले के बाद क्या कश्मीर में पर्यटन के सहारे जिन लोगों की रोजी रोटी चलती है, क्या यह उनके ऊपर हमला नहीं है? मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना निश्चित तौर पर जितनी निंदा की जाए कम है। गृह मंत्री, कश्मीर के उपराज्यपाल सब आनन फानन में श्रीनगर पहुंचे हैं। वैसे कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बारे में क्या कहा जाए, वो कश्मीर में कम रहते हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई देते हैं। कश्मीर घाटी में बर्फ की जगह लाशें बिछने की खबर आना निश्चित तौर पर यह बेहद शर्मनाक घटना है। क्या हुआ वहां पर, किस तरह की परिस्थितियां हैं, उसकी जानकारी के लिए हम सीधे सीधे चलते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्थानीय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार वहां के शबनम फयाज साहब। शबनम फयाज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और स्वागत हम आपका किस रूप में इस दुखद घटना पर करें, सबसे पहले तो मेरे लिए बड़ी विचलित कर देने वाली स्थिति होती है। लेकिन जो घटना आज हुई है, क्या हुआ है, जरा उसकी डिटेल हमारे दर्शकों को आप बताइए। पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने बड़े जो बहुत ही दुखद घटना है, इस पे बात करने के लिए आमंत्रित किया। और मैं कहना चाहूँगा कि वादी कश्मीर के लोग जो है, जम्मू कश्मीर के खासकर वादी कश्मीर, क्योंकि यहाँ सयाहों की ज़्यादा तादाद आती है, चाहे वो पहलगाम आए, गुलमर्ग, सोनमर्ग या अहरबल, यूसमर्ग, दुध पथरी, बहुत से इलाके हैं, झील डल घूमे या मुगल गार्डन्स जाएँ। जी। तो यहाँ सयाहों की बड़ी आमद रहती है और उन सयाहों को अगर आज इस घटना से ठेस पहुँची है, तकलीफ हुई है, तो पूरे वादी के लोग उनसे क्षमा चाहेंगे, उनसे बिल्कुल सर झुका के उनसे माफ़ी माँगे, क्योंकि इस तरह की घटना का होना इंसानियत को शर्मसार ज़रूर करता है। क्योंकि जिन लोगों को इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, ऐसे लोगों को की हलाकत इस तरह के वाक़ये में हो जाए, इसकी मज़म्मत तो इसको कंडेम ज़रूर किया जाएगा। और हर तरफ से इस वक़्त जो है कैंडल मार्च निकाले गए हैं कश्मीर में कि इस घटना जी। पे सभी लोग जो है वो आहत हुए हैं, उनको बहुत चोट पहुँची है और वो इस दुःख की घड़ी में इन लोगों के साथ है। अब ये घटना कैसे हुई और ये क्या मामला हुआ? 2 ढाई बजे के करीब जो पहलगाम, साउथ कश्मीर का अनंतनाग काफ़ी हसास सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट रहा है और यहाँ पे सियाहती मुकाम पहलगाम जो है, वहाँ से भी 10-15 किलोमीटर दूर जो है, ये बाशरन इलाका है। और यहाँ पे जो सयाह टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आए थे, अपना वक़्त गुज़ारने के लिए आए थे, कुछ चैन के पल गुज़ारने आए थे, उनको नहीं पता था कि इस तरह का कहर उन पे टूट पड़ेगा। ढाई बजे का वाक़या
जब कुछ वहाँ पे बंदूकधार नमूदार होते हैं और उनको घेरे में लेके उनसे बात करके कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, इस तरह की बात करके उनको उन पे गोलियाँ चलाई जाती है और ये देखे बिना कि इंसानियत शर्मसार हो रही है। उनको शदीद ज़ख्मी किया जाता है, जिनको फौरी तौर जो है अगरचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग और जो सीरियस उनको फिर सिक्किम, सोरा, श्रीनगर पहुँचाया जाता है। लेकिन इस घटना के होते ही जब ये खबर जंगल की आग की तरह फैली तो पूरे इलाके को फ़ौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान जो है वो मौके पे पहुँचे और उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में लिया और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पे इस वक़्त भी जारी है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, कॉर्डन में लिया गया है। लेकिन अ, ज ये घटना इतनी भयानक थी कि वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक़्त गैर मुल्क की दौरे पे हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर से बात की और उन्होंने कहा कि फ़ौरन जो वो श्रीनगर पहुँचे और वो श्रीनगर पहुँचे, यहाँ उन्होंने इस वक़्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ आला सतह की सिक्योरिटी मीटिंग राजभवन में जारी है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ-साथ फ़ौज और खुफिया इदारों के अफ़सरान जो है वो मौजूद हैं। वो इस मामले को संजीदगी से लेकर मीटिंग कर रहे हैं। साथ-साथ जो सैयाह, चाहे वो पहलगाम से हों या पहलगाम साउथ कश्मीर में वेरीनाग है, दूसरे सियाती मकामात है, वो जी। वही नहीं बल्कि यूसमर्ग, सोनमर्ग, ये जो गुलमर्ग इन इलाकों में जो सैयाह है या श्रीनगर में, उनको भी तशवीश उनमें फैली है, जिसकी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ-जहाँ सियाती मकामात हैं, वहाँ इन सैयाहों की मदद के लिए हेल्पलाइन्स जो है वो कायम की गई है। सैयाहों से कहा गया है कि वो फ़ौरन राब्ता करें अगर उनको किसी भी मदद की ज़रूरत हो और लोग भी जो शबनम मुकामी भाई। लोग हैं, जहाँ-जहाँ सैयाह है वो जी, जी। जी। शबनम भाई, एक चीज मुझे समझनी है, चूंकि पहलगाम को जितना मैं जानता हूँ, मुझे काफी पसंद है वो जगह। मैं खुद किस तरह से मैं बताऊं, जो खूबसूरती वहाँ की दिखती है और जिस रूप में मैं कश्मीर के पर्यटन का और कश्मीर के लोगों का जिस प्रकार से मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, ये बाहर से आए हुए लोग या भेजे गए या भटकाए गए लोग जो ये काम कर रहे हैं, इसकी चर्चा करने के पहले जरा ये बताइए कि बैसारन घाटी जो है, बैसारन वैली, ये पहलगाम से मैंने मैप में देख रहा था, नक्शे में, तो जो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बॉर्डर के करीब दिखता है। ये एकदम ऊपर की तरफ दिखता है और दूसरी तरफ भी केंद्र शासित प्रदेश है, यानी एलओसी से ये एरिया काफी दूर दिखाई देता है। फिर यहां तक उनका पहुंच जाना, इस तरह के मतलब अमन विरोधी लोगों का यहाँ पहुंच जाना, देश की शांति और लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने वाले लोगों का वहां, चरमपंथियों का पहुंच जाना, आतंकियों का पहुंच जाना, किस तरह से आप देखते हैं, कैसे ये हुआ होगा? देखिए हम पिछले 1 साल पीछे अगर हम जाएँ 2024 या 23 एंडिंग तो हमने देखा कि चाहे जम्मू डिवीज़न का राजौरी हो, पुंछ हो, रियासी हो जहाँ जो श्रद्धालु आए थे उनकी हलाकतें हुई, फायरिंग उन पे की गई थी। और इसी तरह डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, सांबा, कुशवा ये जम्मू डिवीज़न के ऐसे इलाके हैं, जो पहाड़ी हम्म, इलाके हैं। और इन इलाकों जी। में बहुत ही इस तरह की घटनाएँ हुई जहाँ पे फ़ौज को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, आम शहरियों की हम्म, हलाकतें हुई। श्रद्धालु जो है जो मज़हबी रसूमात के लिए आते हैं तो उन पे भी हमला किया गया। उसके बाद जब ये सिलसिला डोडा, किश्तवाड़ और फिर हम पहलगाम के का जो कुकरनाग का इलाका जो है पहाड़ी सिलसिला है, ये एक हम्म, राब्ता जैसा है। ये पूरा सिलसिला एक है जिसमें हम पीर पंचाल रेंज को देखें, फिर खित्ता चिनाब को देखें, फिर यही सिलसिला जो है वो कुकरनाग को जोड़ के पहलगाम तक पहुँच जाता है हम्म, और फिर इसी तरह सिलसिला त्राल और श्रीनगर तक, हारवन तक पहुँच जाता है। ये काफ़ी पहाड़ी इलाका है, अगर इन पहाड़ियों को जोड़ते जाएँ एक रास्ता सा बन जाता है। तो देखना ये है जी। यहाँ यहाँ पे संजीदगी से जो हम उसे बेहतर वो जानते हैं सिक्योरिटी इदारों के जो अफ़सरान हैं कि आज मैदानी इलाकों में जो वैली है, यहाँ पे इस तरह की घटनाएँ नहीं हो रही हैं। यहाँ पे इस तरह की हलाकतें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे मिलिटेंट्स की इस तरह मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है हम्म, कि सरकार दिल्ली हो या यहाँ की एलजी इंतज़ामिया हो, वो कह रहे हैं कि सफाया इनका किया गया, कोई कहीं पे नहीं है। लेकिन क्या हम्म, पहाड़ों पे इस तरह की कदगन है, इस तरह की नज़रें हैं, इस तरह की सिक्योरिटी की के बंदोबस्त है कि ये हम्म, देखा जा रहा है कि इन पहाड़ों पे कौन लोग हैं, कैसे हैं, किस तरह
यहाँ पे इस तरह की घटनाएँ हो रही है, अगर कोई भी वाक़या कहीं पे रोनमा होता है तो वो पहाड़ों के नज़दीक ही होता है। तो इसका मतलब साफ जी, नज़र आ रहा है कि इन पहाड़ियों पर कहीं न कहीं इस तरह की मूवमेंट है, जिसको देखने की ज़रूरत है। जी, शायद शायद इस कदर इनको या काफ़ी मुश्किल भी है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल भी है। पहाड़ियाँ बहुत जी। खतरनाक है और जिसको शबनम एक भाई, तय एक करना है वो फुटेज तय मैंने अभी करने के लिए देखी आगे, है। लेकिन जो सिक्योरिटी है, उसको काम करने जी, के लिए बहुत से साधन चाहिए और बहुत से लोगों को उन पहाड़ियों से निकालना, गुज़रना उनको वहाँ से होता है। तो इस चीज़ को देखना पड़ता है जी, और इस वक़्त शायद सिक्योरिटी जो है, होम मिनिस्ट्री जो है वो इस पे ज़रूर लगी होगी कि किस तरह इन जी। मामलात को देखा जाए। और शायद यही स वजह है कि जो आप बासरण की बात करते हैं, ये पहाड़ी सिलसिला है और यहाँ पे हुँ, पहलगाम में नहीं, अनंतनाग में नहीं, लेकिन बासरण इलाके में इस तरह की घटना पेश आए जिसमें हलाकतें बहुत ज़्यादा हो जाएँ। तो ये हुँ, काफ़ी चौंका देने या इसको चैलेंज एक माना जाएगा, जिस चैलेंज को का मुकाबला भारतीय फ़ौज को, हमारी फ़ौज को करना पड़ेगा। जी। शबनम भाई, फुटेज तो कई तरह से दिल दहला देने वाली आ रही है और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उस फुटेज को दिखाएँ। बहुत लोग सस्ती नहीं चला लोकप्रियता के सकते, लिए नहीं सोशल दिखा मीडिया सकते। पर उस तरह की फुटेज दिखा रहे हैं, जो कतई बिल्कुल, किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं मानी जा सकती। लेकिन बिल्कुल। जो स्थानीय लोगों का रोजगार है पर्यटन के सहारे, अगर वो रोजगार स्वाभाविक है कि पर्यटक नहीं आएँगे, इस घटना के बाद स्वाभाविक है कि पर्यटन पे असर पड़ना है। क्या लगता है आपको? क्या लग जी, क्या लगता है आपको स्थानीय देखिए लोगों के रोजगार के ऊपर ये स्थानीय लोगों के रोजगार पर हमला नहीं है, पर्यटकों पर तो है ही। देखिए, वादी जो है, वादी में अगर सबसे ज़्यादा हम रोज़गार की बात करेंगे तो ये टूरिज़्म सेक्टर है। हुँ, और हर डिस्ट्रिक्ट में लोग इससे जुड़े हैं और नए-नए टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं उनको सामने लाया जा रहा है। और जब सेशन जी, चला था असेंबली का, बजट इजलास चला था, तो हर एक इलाके के एमएलए ने ज़रूर ये बात उठाई कि मेरे इलाके में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। हुँ, और जो हुँ, बहुत पॉपुलर जगहें हैं जिसमें पहलगाम सबसे अहम है, बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी उसको पूरे वर्ल्ड में है। तो अगर यहाँ पे इस तरह का वाक़या पेश आता है, अगर पहलगाम में टूरिस्ट लोग कम आते हैं, तो यहाँ के आम लोगों के नागरिक जो है, जो इस शोबे से जुड़े हैं, जिसमें घोड़ेबान हुँ, हैं, जो घोड़े चलाने व जो मुहैया करते हुँ, हैं, जो वो चने बेचने वाले हैं, जो पानी हुँ, फराहम करने वाले, जो कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, जो चिप्स और बाकी चीज़ें फ़ास्ट फ़ूड वहाँ पे फराहम करते हैं, उनके लिए उनके रोज़गार पे तो सीधी तरीके से लात एक मारी जाएगी और न उसका नतीजा ये होगा कि जो जम्मू कश्मीर की मईशत है, उसपे काफ़ी हुँ, झटका जो है, बुरा असर जो है वो पड़ सकता है और यहाँ के लोगों की जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो सकती है। उसमें काफ़ी और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि लोग जितने बाहर से यहाँ आएँगे, उतना यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, उतना लोगों का जीना जो है वो हुँ, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप कट के रह जाते हैं, पहले से ही अगर आपने देखा होगा कि रामबन में एक क्लाउड बर्स्ट जो हुआ, बादल फटने की हुँ, वजह से सड़क जो बंद हुई, तो कितनी सख्ती यहाँ से सख्तियाँ पैदा हो गई क्योंकि खाने-पीने की अशिया ज़रूरिया जो है, उसमें किल्लत आ जाती है, फिर कालाबाज़ारी जी, अरूज पे पहुँच जाती है। इन चीज़ों को देखना हो अगर ये हो जाए और उसके बाद ये टूरिज़्म सेक्टर भी खत्म हो जाए, तो लोग कैसे जिएँगे? लोगों के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना है जी। और यहाँ की सरकार, चाहे वो दिल्ली का इस वक़्त कंट्रोल ज़्यादा है और यहाँ की जो मैं इसी मुरब्बला सवाल की पर आ रहा सरकार हूँ, शबनम भाई मैं इसी सवाल पर आ रहा हूँ। अभी मैंने एक फ़ोटो देखी, उसमें गृह मंत्री अमित शाह आनन-फानन में उसी में पीछे-पीछे चढ़ रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये देख कर के इस देश के लोगों को बहुत हँसी आ रही है। हँसी क्या, हँसने का तो ये मौका नहीं है, लेकिन देश के लोगों को ये लग रहा है कि भाई कश्मीर के गवर्नर कश्मीर में तो दिखते ही नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो दिल्ली में दिखते हैं और कश्मीर कोई पूर्ण राज्य नहीं है अभी। अभी कश्मीर की पुलिस अमित शाह साहब के अधीन है और कहा जाए तो डायरेक्ट मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन है। और जो फुटेज मैंने देखी कि अमित शाह पहुंच गए हैं वहां पर, मुख्यमंत्री भी मौजूद है, मनोज सिन्हा भी मौजूद है। मुझे देख करके बहुत तरस इस बात पर आया कि भाई मुख्यमंत्री के हाथ में तो कुछ है नहीं। उनकी हालत तो दिल्ली की रेखा गुप्ता या अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री की तरह है, जिनका एक कांस्टेबल भी नहीं सुनता, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो पूरी तरह से दिल्ली के नियंत्रण में है। केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली के पास है। अब सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली ने ले रखी है और पूरी ताकत मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रखी है।
सवाल यह है कि धारा 370 को काफी हद तक निष्प्रभावी किए जाने, और उसका मैं पहले से मानता था कि 370 का टेररिज्म से और लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है आज की घटना के बाद, जो इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, इसके बाद दिल्ली और खासकर उनके जो ट्रोल आर्मी है, समर्थक है, जो इस घटना को कहीं ना कहीं हर घटना को पहले जोड़ देते थे 370, पुलवामा की घटना हुई तो 370 जिम्मेदार, उरी की घटना हुई तो 370 जिम्मेदार, उसके पहले की घटनाएं हुई तो 370 जिम्मेदार, लेकिन अब गांदरबल की घटना हो, चाहे शिवखोड़ी के रास्ते की घटना हो, चाहे आज की घटना हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जानी चाहिए? और क्या पाकिस्तान को, चूंकि प्रायोजित वहीं से हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? 1971 में तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़ों में पाकिस्तान को बांट दिया था। देखिए, जब आप बात दिल्ली की यूटी की करते हैं और जम्मू कश्मीर यूटी की करते हैं, तो बहुत अंतर है। वो ये है कि ये जो जम्मू कश्मीर है, इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी पड़ोसी मुल्कों से मिलता है और एलओसी भी बिल्कुल पाकिस्तान से मिलता है, चाइना सब साथ में है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये और दिल्ली जो है, इसमें बड़ा अंतर है और जी, यहाँ के लोगों का सपोर्ट, यहाँ के सरकार का सपोर्ट, आप आइसोलेट यहाँ के उमर अब्दुल्ला को नहीं कर सकते हैं। ये केजरीवाल नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला है या कोई भी और जी। किसी पार्टी का वज़ीर आला हो, नहीं, जो मेरे जम्मू कहने का कश्मीर मतलब का कि लॉ वज़ीर एंड आला ऑर्डर उनके होगा। हाथ में नहीं है। मैं वही समझा रहा हूँ कि आप फिर भी उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि दिल्ली के हाथ में सब कुछ है, अमित शाह जी खुद देख रहे हैं, एलजी साहब फिर देख रहे हैं, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर के अवाम और जम्मू कश्मीर की सरकार के को साथ लेकर जाना पड़ेगा। हालाँकि इस वक़्त उमर अब्दुल्ला के हाथ में कुछ नहीं है। जब आप जी, बड़े-बड़े दावे करते हैं, किसी बड़ी रैली में बोलते हैं कि जब 370 हटाया गया, किसी ने पत्थर तो क्या कंकर उठाने की ज़रूरत नहीं की। तो यहाँ पे भी जवाबदेही होनी चाहिए कि ये लोग जो इतने भारी भरकम वाले हथियार लेके पहुँच गए और निहत्थे लोगों पे फायरिंग की, उनका कत्लेआम किया, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? जी, जी। यहाँ पे भी बिल्कुल आपने ज़िम्मेदारी तो बनती है आपने ना, सही कहा। किसी को तो ये जी, कहना आपने पड़ेगा। जी, आपने सही कहा। एक मैं आपके तो सामने 3 उदाहरण रखता हूँ। एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज़ होती है राजनीति में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 बार रेल दुर्घटना पर, एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने, एक बार नीतीश कुमार ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वो घटना आप लोगों को पता है। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और तो और दिल्ली ने, आपको रूबिया शहीद प्रकरण याद होगा, दिसंबर 1989 में। रूबिया शहीद मामले में दिल्ली ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार के मत के खिलाफ जाकर 5 चरमपंथियों को छोड़ने का फैसला किया था। और उस वक्त फारूक अब्दुल्ला उसके विरोध में थे। ये छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस देश के सेनाओं ने, सेना के लोगों ने, अर्धसैनिक बलों के, पैरामिलिट्री के लोगों ने बहुत ही मेहनत से इन लोगों को गिरफ्तार किया था, इन लोगों को पकड़ा था। इन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने छोड़ा। और इसके विरोध में फारूक अब्दुल्ला ने सीधे राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। और इसके साथ अपना इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया था, राज्य सरकार का भी इस्तीफा दे दिया था उस घटना के विरोध में। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मनोज सिन्हा और अमित शाह को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए फारूक अब्दुल्ला या लाल बहादुर शास्त्री या नीतीश कुमार का अनुसरण करना चाहिए? बहुत बड़ी घटना है, सिविलियन के ऊपर है, पैरामिलिट्री के ऊपर नहीं है। हत्या, किसी की भी हत्या होती है, लेकिन सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ वो लोग करते हैं तो गोली दोनों तरफ से चलती है उसको। और टूरिस्टों के बीच की घटना को हम सिविलियन के ऊपर हमले को एक नजरिए से नहीं देख सकते। क्या आपको नहीं लगता बिल्कुल। कि अब समय आ गया है कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेश करके उच्च आदर्शों का पालन करने का की एक नजीर पेश की जाए? देखिए, अक्सर बेशतर जो भी सियासत का एक एक रंग बदला है, वो हम्म, हमने देखा कि एरोगेंस बहुत हम्म, आई है हर किसी में और हर हम्म, कोई लीडर चाहे वो मुल्क के किसी भी कोने में हो, उसे लगता है कि मैं हम्म, बेहतर हूँ। जबकि होना चाहिए लीडर, जी, हम उसको कहते हैं जो अवाम के दुःख दर्द को समझे, हम्म, खुद को बहुत नीचा रखे
और उन चीज़ों को ऊपर रखे जो अवाम को चाहिए। अवाम को परेशानियाँ किस तरह दूर की जाए, अपने मुल्क को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, अवाम में किस तरह एक मोहब्बत की लहर जो है वो फैलाई जाए, वो शम्में कैसे जलाए जाए, ये सियासत आज देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ये हुआ तो हर एक चीज़ जो है वो बातें जो है वो नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, इस पे इन बातों का अंत नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मायने रखती है, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ये क्या है? जी, इन इन जी, चीज़ों पे देखने की ज़रूरत है और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर बयानबाज़ी हम पाकिस्तान को भी लताड़ेंगे, हम मिलिटेंट्स को भी लताड़ेंगे, हम हर एक शख्स को लताड़ेंगे जिसके बारे में हमें ये लगे कि ये इसका हाथ इसमें हो सकता है। लेकिन इसी से काम नहीं चलता। काम चलता है कि आप अपनी जो एक अना है, उससे थोड़ा हट के, उसे पीछे रख के लोगों के बीच आइए और बात सही करिए, कि बात इस तरह की है, हमसे यहाँ पे कोताही हुई है, हमसे यहाँ पे गलती हुई है, तो हम इसको ठीक करेंगे। लोगों को साथ लेके चलिए। जब लोग एक हुकूमत के साथ चलते हैं, तो मुल्क जो है, उसकी तरक्की यकीनी होती है। अगर ऐसा नहीं होगा, तो फिर कोई कहता है कि जी, आप ही का काम आप ही जाने, हम तो तमाशाई बने बैठेंगे। तो तमाशाई बने बैठना ऐसे वाक़यात पे, वो बहुत ही अफ़सोस की बात है और ऐसा हर नेता को, हर शख़्स को, हर मुल्क के कोने-कोने में जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए और कोई भी घटना ऐसी अ, उसको अंजाम देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे एक अपने मज़हबी भाईचारे को ज़ख्म पहुँचे, नुकसान पहुँचे। जी, उन चीज़ों को भी देखने जी, की बहुत ज़रूरत है। जी। स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और इस तरह से शांति का संदेश देने की अपील की है और निश्चित तौर पर ये बेहद काबिले तारीफ है कि आतंक के इस माहौल में जहां भय व्याप्त है, स्थानीय लोगों ने भय को दरकिनार करते हुए वहां पर कैंडल मार्च निकाला है और सड़क पर उतरे हैं। इस चीज का खैर मकदम किया जाना चाहिए। लेकिन शबनम भाई, ये नहीं लगता, अभी अब मैं देख रहा था टीवी पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को, अभी कल तक देख रहा था, मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है तो ममता बनर्जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है क्योंकि पुलिस उनकी है। मणिपुर पर तो ये चुप ही हो गए थे, वहां कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि राज्य सरकार जिम्मेदार है और स्वाभाविक है कि राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है। तो बंगाल में भी ममता बनर्जी की के प्रशासन को दोष मुक्त हम करार नहीं दे सकते, मणिपुर में भी नहीं दे सकते। राज्य सरकार जो बीजेपी की थी, मणिपुर में जो घटना हुई, गुजरात में जो गोधरा या उसके बाद जो कुछ भी हुआ, राजधर्म के पालन की सीख दी, नसीहत दी अटल बिहारी वाजपेयी ने। नरेंद्र मोदी उस वक्त के मुख्यमंत्री के प्रशासन को हम दोष मुक्त नहीं कर सकते। आज केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है तो निश्चित तौर पर हम दिल्ली के प्रशासन को, जिसके अधीन पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने से हम पीछे नहीं हट सकते। इस मामले का एक पहलू, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं शबनम भाई, एक पहलू यह है कि सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो भी एक ऐसे दौर में दिखाया गया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में, एक ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री खुद गल्फ कंट्री के दौरे पर, मुल्क से बाहर है। और इस दौर में कश्मीर में अमन पसंद लोगों की, जो मैं खुद आपको बताऊं, जब धारा 370 पूर्ण रूप से अस्तित्व में थी, आज तो आधी अधूरी अस्तित्व में है, जब पूर्ण रूप से अस्तित्व में थी, तब भी कश्मीर के हालात इतने खराब तो नहीं थे। 2008, 10, 12 आप देखिए कितने टूरिस्ट आते थे उस दौर में। ये स्थितियां महबूबा मुफ्ती की सरकार से बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ किया। उसके बाद से, हालांकि उसके पहले भी छिटपुट घटनाएं हुई, नई सरकार बनाने का किसी को न्योता नहीं मिला, प्रेसिडेंट रूल किया गया, पुलवामा भी हुआ, सब कुछ। उसके बाद एक अलग तरह की बातें हुई 5 अगस्त 2019 को। आज जो कुछ हो रहा है, किस तरह से आप देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से निपटने के लिए रक्षा मंत्री की आदत हम जानते हैं, वो एक कड़ी निंदा कर देंगे राजनाथ सिंह, हर चीज की एक कड़ी निंदा करते हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह मुंहतोड़ जवाब देने की बात करेंगे। वो मुंहतोड़ जवाब क्या दिया जाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोई अस्थाई समाधान की तरफ, कि बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढा जाए, ये ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं अब रवैया बदलना होगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, जिसमें मोदी सरकार अब तक पिछड़ रही है या कतरा रही है?
देखिए हवा हर वक्त खड़ी की जा रही है कि हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, नहीं बख्शेंगे, हम्म, ये करेंगे, वो करेंगे। ये आवाम तक ये बातें पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो घट रही है, जो हालात बता रहे हैं, तो इसका सीधा-सीधा माने ये निकालना चाहिए कि फिर उस जड़ को उखाड़ फेंकना चाहिए जिस जड़ जहाँ से आपको हम्म, लगता है ये जड़ असल में है। तो अगर ऐसा नहीं किया जाता है, सिर्फ़ बोला जाता है कि वो करेंगे, ये करेंगे, किसको बता रहे हैं? जो आपके अपने जी। लोग हैं, जो आपके साथ हैं, जो कश्मीर हम्म, से कन्याकुमारी तक लोग आपके साथ हैं, उन्हीं को समझा रहे हैं, उन्हीं को बता रहे हैं। बताना उसको चाहिए ना जो इसका ज़िम्मेदार है, करना हम्म, उसके साथ चाहिए जो उसका ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर आप अपने मुल्क के लोगों को सिर्फ़ बता रहे हैं, तो हम तो सुन ही रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो जी। स्टेप्स जो है, आपने जिस तरह इससे पहले भी हमने एक सवाल में जवाब दिया कि हकीकत पसंदाना रवैया, वो बहुत ज़रूरी हम्म, होता है। कि आप जो जी। बात करें, वो ग्राउंड पे भी अपनाएँ। सिर्फ़ बातें जी। नहीं, खुद पे गुस्सा, चेहरे पे वो चेहरा लाल करना, चेहरे पे वो आक्रोश लाना, तो उससे बातें नहीं बनती है। वो एक फ़िल्मी स्टार भी करता है। फ़िल्मी हमारे मुंबई में जो है, हमारे बॉलीवुड बहुत आगे बढ़ा है हम्म, इन चीज़ों में। तो ये फ़िल्मी ड्रामे या फ़िल्मी बयान या फ़िल्मी डायलॉग से काम नहीं चलेगा। मुल्क जब चलाना होता है, वो हकीकत पे चलाना होता है। अपने लोगों बिल्कुल। को अपना जानकर उनको ट्रीट किया जाए और गैर हम्म, जो आपके मुल्क को जो नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं, उनको उस तरह ट्रीट किया जाए। तब माना जाएगा कि आप में दमख़म है और आप वाक़ई तौर जो कहते हैं, वो करते भी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और मौजूदा वक्त कश्मीरियों को प्यार से और देशद्रोहियों को हथियार से निपटने का है। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और खासकर चरमपंथियों को। लेकिन सवाल घूम फिर करके यही आता है कि आखिर अब सीमा रेखा पार करना किसे कहते हैं? मुझे इस वक्त शबनम भाई याद आ रहा है, 9/11 की घटना के वक्त वॉशिंगटन डीसी में नहीं थे उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश। वो अमेरिका में किसी दूसरी जगह पर थे, और वहां से उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उसका हिंदी तर्जुमा मैं आपके सामने करता हूं कि इस घटना के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें भगवान भले ही माफ कर दे, ईश्वर भले ही माफ कर दे, अल्लाह भले ही माफ कर दे, अमेरिका माफ नहीं करेगा, बुश प्रशासन माफ नहीं करेगा। और फिर उसके बाद जो हुआ, पूरे दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ये करने के लिए तैयार है? क्या इस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने की कोई तैयारी है दिल्ली के पास? कोई ब्लूप्रिंट है? ये देश अब इसका इंतजार कर रहा है कि आखिर जो इस देश के लोग, हमारे विदेशी टूरिस्ट, वो सब लोग जो हिंदुस्तान की सरजमी पर, कश्मीर की सरजमी पर इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का नारा जहां से अटल बिहारी वाजपेयी लगाते थे, उस सरजमी पर जिस प्रकार से इंसानियत का खून किया गया है, क्या इसके बाद अब भी सिर्फ डायलॉग बाजी ही होगी, या डायलॉग बाजी के आगे कुछ बड़ा भी होगा? देश इंतजार कर रहा है। 140 करोड़ लोग इस देश में शोकाकुल है, इस देश में मानवता आज शर्मसार हुई है, और हमारे पास कहने के लिए अपने दर्शकों के सामने कोई शब्द नहीं है। और मैं मानता हूं, एक तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ दिल्ली को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। और दिल्ली में चूंकि इस बार ये हमला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की दिल्ली सरकार पर आती है। दिल्ली सरकार को अपने गिरेबान में भी, केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखने की जरूरत है। आत्मविश्लेषण की भी जरूरत है कि चूक कहां हो रही है और कैसे इस परिस्थितियों से निपटा जाए। शबनम भाई, आपने समय निकाला और तमाम स्थानीय उस वहां की जो घटना हुई है, विभत्स घटना, उसकी ताजा तरीन और अंतिम उपलब्ध जानकारी से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद।